सवाल ले लेता हूँ, हाथ खड़ा करिए, अपना सवाल लीजिए। जी मैडम आप बोलिए, क्या पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, देश की जनता भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी ही चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी, उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, यह देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके जी। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जवाब बिल्कुल सही बात है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था। इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं और ये लोग उसको आंशिक मुस्लिम रखना। देखिए जी सवाल सुधांशु जी, ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल, बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो तो हम बताना चाहते हैं, कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए। मैं जवाब दे रहा हूं, 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों नहीं है मिनोरिटी गिरेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को। आपके लिए मिनोरिटी सिर्फ एक ही है क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। अब देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अबे दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना। सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी। उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए। 42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। जी, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी वे अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभय दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त
कि एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है ही नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोल सुधांशु जी देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं दो ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, ये हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है, करिए कार्रवाई। बिल्कुल बोलिए, आईना तो आपकी पार्टी बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बोला इस बात को। संजय निरुपम क्या कह रहे हैं? और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी बोला कि अगर ऐसे ही हालात रहे जैसा विपक्ष के हालात है, जैसे मोदी है तभी मुमकिन हो रहा है। इन्होंने कहा, मैं तो देश के युवाओं से जानना चाहता हूं, क्या युवाओं से जानेंगे? क्या कांग्रेस पार्टी वोट ही नहीं डाल रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ उस जो बबूल भारतीय जनता पार्टी जड़तावाद का बोना चाहती उसके साथ जाना चाहिए, या जो बहुलतावाद का गुलदस्ता हमने लगाया हिंदुस्तान में उसके साथ जाना? अरे तो एंटोनी साहब ने बहुलतावाद कहा है कि जड़तावाद कहा? खुद उत्तर दीजिए ना। एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी संरचना होती है, उस पार्टी का अध्यक्ष जो होता है वो उसका मस्तिष्क होता है। जिस पार्टी का मस्तिष्क की राहुल गांधी हो वो चलेगी। 1900 गुलाम नबी आजाद उस पार्टी के हाथ पैर हिस्सा हैं, उनको पता है जब ऊपर वाला डिसीजन ही ऐसा लेगा। दीपक झा इस पर कुछ कहना चाहते हैं? दीपक झा, ये गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी पर आपका क्या पॉइंट है? देखिए, गुलाम नबी छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए ना, बिना ब्लेम किए हुए तो छोड़ नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि एक कोई भी किसी को भी छोड़ता है, दोस्ती टूटती है तो आदमी ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम है बस, सिंपल। आप कह रहे कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा? बन जाएंगे, अभी 19 तारीख का डेट दिया है ना भैया। जी पद को पाने के लिए प्रधानमंत्री जी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वो त्याग दिया हमने। राहुल गांधी जी ने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के, मतलब जब से मैं, हाँ अभय दुबे जी, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन, ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि 2024 आप मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे एक और सवाल। जी अब एक सवाल पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को PM बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद PM बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो PM बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं, दिखता है। जिस दिन हमारी, देखिए दीपक झा चुपचाप ताली मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजबूरी में समझ रहा हूं। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने, ये सही सवाल नहीं पूछ रहे, मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक ने व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल बढ़िए, रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल, जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, ना फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए, अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो ये हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता।
इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। संजीव प्रधानमंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है वो सब एक हो रहे हैं। आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, यानी आपकी पार्टी के खिलाफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी की दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, जब उनके दोस्तबात की बातें करने लगूंगा, उनके भ्रष्टाचार की बातें करने लगूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बी टीम है, ये दोनों कहते हैं, दोनों को ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। अब जब पंजाब, मैं वही बात कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कहा कि पंजाब जब गए तो विश्वास जी ने कहा कि ये खालिस्तानी है। तब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए फिर ये टीम कौन है फिर खालिस्तानी का? लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तक के इतिहास में ऐसा मेडल किसी को पंजाब में मिला। पहली बात कही राहुल गांधी जी का जवाब एक दशक पहले। अरे राहुल गांधी जी को आगे याद करेंगे, पहले सुधांशु जी बोलिए। तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत के इतिहास में 2 ही इलेक्शन ऐसे हुए, 2019 और 2004, जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि महंगाई की जो रेट थी वो विकास दर से बहुत कम थी, आधी थी। मगर इन्होंने 2014 की एक बात कही तो हमें तो याद आ गया। अरे 2013-14 बहुत अच्छा याद दिला दिए। एक टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और टोपी पहना दी जनता को और टोपी गायब। अब ये बताइए, तो आंदोलन से निकले नेता हैं, सारी संसद चोर है। कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा। और तो और ये कहते केस विड्रॉ हुए। ये भारत के इतिहास की सबसे कम आयु की नई नवेली अजब अलबेली पार्टी है, जिसके की अध्यक्ष 4 नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके। अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ और शायद मनीष तिवारी जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई है, वो झूठ बोलने में एक बराबर है। नरेंद्र मोदी जी उनसे सीखे हुए हैं। मतलब जो जीत रहा है वो गलती है, जो हार रहा है वो सही है आपकी नजर? देखिए, जीत रहा है और हार रहा की बात नहीं, झूठ कितना बोल रहे हैं जनता के बीच में। अरविंद केजरीवाल पर अभय दुबे, मैं आपके पास आता हूं। ये जहां जा रहे हैं ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए, आप साफ हो गए, पंजाब गए, आप साफ हो गए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है? या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं, जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा, सुन लीजिए ना। एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया। महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था? अब आप मेरे को बोलना ही नहीं देंगे, कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप राहुल गांधी पर, सुनिए, महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था। बताइए, खैर जवाब दीजिए। अब सुन तो लीजिए, ये कांग्रेस सरकार को अंग्रेज बता दिए, कह रहे हैं उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी। आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे बोलने को जितना चाहे डिफेम करिए। ना मैं क्यों डिफेम कर रहा हूं? वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, अंग्रेज की सरकार। 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़ कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर लिया उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो मतलब बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात। धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी जाइए, वहां पर एक तख्ती लगी हुई है। जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का अधिकार देंगे? मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमीश देवगन जी,
अब इसी में सवाल है, अब इसी में सवाल है। मेरी बात पूरी करनी है। ऐसे देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, हिंदुस्तान से भगाया। ये तो बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माताजी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है, पूरी बात नहीं करनी थी। अगर मैं हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमीश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, 5,35,000 विजय माल्या, बताइए इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोर्ट में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल, ठीक है, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया। देखिए अबे दुबे, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपकी राय में तो हर अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, विक्टिम कार्ड मत खेलिए। 300 करोड़ रुपए में विजय माल्या ने 10 करोड़ रुपए का विजय माल्या ने किस प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खत्म हो गया था, इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे एसबीआई से एक्स्ट्रा लोन मिल गया, धन्यवाद का पत्र रिकॉर्ड में है। और एक केस बताइए विजय माल्या के खिलाफ जो समाप्त हो रहा है इस चर्चा के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए, इस व्यू को रखने के लिए। लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। लेकिन कन्विक्शन ये है कि नरेंद्र मोदी को जरूर हराना है 2024 के अंदर। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह हमारा नया संस्करण जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।